दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनमें हम अपने एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से तैयार कर पाएंगे, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो जिसमें साइंस के क्वेश्चन हैं कहीं पर भी, किसी भी एग्ज़ाम, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल एंड सीजीएल और जितने भी यूपी के एग्ज़ाम हैं, मतलब किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम है, अगर वहाँ पर साइंस से क्वेश्चन आता है, जैसे अभी यूपी में लेखपाल की वैकेंसी निकली है, उसमें फॉर्म आपने डाल ही दिया होगा। अगर उसमें साइंस क्वेश्चन आता है तो आपसे गलत नहीं होगा। यूपी पुलिस का पेपर होने वाला है, अभी वैकेंसी आई नहीं, वैकेंसी आएगी उसके बाद पेपर होगा। तो आप मतलब तब तक अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से तैयार कर पाएंगे, बढ़िया प्रिपरेशन कर लीजिए। अगर साइंस का क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूँ। तो आप लेकिन गलत तब नहीं होगा ना जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुरू से अंत तक वीडियो को देखें जरूर। जितने भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उनको शुरू से अंत तक जरूर देखें। जो क्वेश्चन कठिन हो, आपको नहीं याद हो रहा हो, आप उस क्वेश्चन को लिखें और बाद में याद करें, या वीडियो को रोक के दोबारा से पीछे करके फिर से पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, सेशन को जारी करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने। पहला क्वेश्चन क्या है, समझते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है, मतलब एक ऐसा विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है, तो उसका नाम आपको बताना है। कौन सा ऐसा विटामिन है जो आंखों के लिए सबसे अच्छा होता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए जो है आंखों के लिए अच्छा होता है। फिर दूसरा, कोबाल्ट किस में पाया जाता है, मतलब ऐसी कौन सी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चन अभी विधानसभा आरओ में ये क्वेश्चन आ चुका है। विधानसभा आरओ में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। या क्वेश्चन दे दे कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? ठीक है, मतलब आवेश जो होता है, आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर पर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड जो होता है आवेश की मात्रा का मात्रक होता है, यानी आवेश का मात्रक आ जाए तो एम्पियर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, यानी डायनामाइट जो होता है उस डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से होता है आपका एनीमिया रोग। और कहीं कहीं आयरन नहीं मिलेगा तो खून की कमी, यानी ब्लड की कमी, यानी खून की कमी से भी एनीमिया रोग होता है। तो शरीर में एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से होता है, या खून की कमी से होने वाला रोग तो एनीमिया होता है। ठीक है, तो आयरन की कमी हो सकता है आपके ऑप्शन, क्योंकि बुक में ऑप्शन में वहाँ पर खून दिया नहीं था, इसलिए आयरन लगाना पड़ा हमें। ठीक है, तो आयरन की कमी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप भी कभी गलत कर सकते थे, लेकिन अब क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि खून की कमी तो आपने हर जगह पढ़ा होगा, तो आयरन की कमी से भी होता है। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO में क्वेश्चन था। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO में ये क्वेश्चन था। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल, यानी साइट्रिक एसिड जो होता है वो अम्ल नींबू में पाया जाता है। नींबू और संतरे दोनों में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, साइट्रिक एसिड। ठीक है, क्लियर हुआ? साइट्रिक एसिड आपका नींबू में पाया जाता है। साइट्रिक या सिट्रिक भी लिखा होता है। ठीक है, तो यही होता है, साइट्रिक एसिड ज़्यादातर आप देखेंगे। क्लियर हुआ? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हुई बात? अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक मतलब जो है, यानी जो वायुमंडल में हवा होती है, यानी जो हवा होती है वायुमंडल में, उसमें सर्वाधिक जो है किस गैस का प्रतिशत होता है? तो नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा होता है वायुमंडलीय हवा में, सर्वाधिक घटक नाइट्रोजन होता है। कितने परसेंट अगर बात करता है तो 78%। 78% जो है आपके नाइट्रोजन पाया जाता है, यानी जो वायुमंडल है उसमें 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। क्लियर हुई बात? अगला क्वेश्चन देखो, गैसोहाल बनता है, यानी गैसोहाल जो है किससे बनता है? तो गैसोहाल जो है पेट्रोल तथा एथेनॉल के मिश्रण से गैसोहाल बनता है। पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहाल बनता है। पेट्रोल और इथेनॉल दोनों को जब मिलाया जाता है, यानी इनका मिश्रण जब तैयार होता है तो वो गैसोहाल बनता है। ठीक है, पेट्रोल तथा इथेनॉल का मिश्रण जो होता है वो गैसोहाल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखें,
अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है आपका अंधापन। या कभी कभी रतौंधी जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी भी आपका विटामिन ए की कमी से होता है। तो अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी या अंधापन रोग होता है। क्लियर हुई बात? अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा। अगला प्रश्न है कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन कौन से हैं? कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन कौन से हैं? तो हीरा एवं ग्रेफाइट। हीरा आपका कार्बन का अपरूप है और ग्रेफाइट भी आपका कार्बन का ही अपरूप है। ठीक है, हीरा एवं ग्रेफाइट जो है ये कार्बन के मुख्य दो अपरूप हैं। ठीक है, यानी कार्बन के दो मुख्य अपरूप अगर कभी आ जाएं तो हीरा और ग्रेफाइट आपको लगाना है। ठीक है, क्लियर हुई बात? हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, क्लियर हुई बात? अगला क्वेश्चन देखो। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात करता है तो आपकी फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है शरीर की। ये फीमर जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये जांघ में पाई जाती है। ठीक है, ये जांघ में पाई जाती है। जांघ की हड्डी जो है आपकी सबसे बड़ी हड्डी है, फीमर जिसे बोलते हैं। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। क्लियर हुई बात? अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206। यानी मानव शरीर में सब कुल हड्डियों की संख्या की बात करता है तो 206 आपका सही जवाब होगा। जो मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। टोटल हड्डियों की बात कर रहा है 206। क्लियर है बात? क्लियर है? कभी ये क्वेश्चन गलत मत करिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? यानी ये प्रकाश वर्ष होता है किसका मात्रक होता है? तो ये दूरी का मात्रक है आपका प्रकाश वर्ष। दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। ये क्वेश्चन कई जगह हमको मिला है, हमें याद नहीं है लेकिन काफ़ी जगह हमको मिला है पेपरों में। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, क्लियर है? अगला प्रश्न है पॉजिट्रॉन की खोज की थी। यानी पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी आपको बताना है। तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। यानी पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा की गई है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? एंडरसन द्वारा। क्लियर है? ये गलत मत करिएगा। एंडरसन के द्वारा आपका पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। अगला प्रश्न है पानी का अधिकतम घनत्व होता है। तो पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्वेश्चन आप कभी भी गलत मत करें क्योंकि पानी का अधिकतम घनत्व पूछा गया है। पानी का अधिकतम घनत्व पूछा गया है। ठीक है, घनत्व आप कभी गलत मत करें। 4 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का अधिकतम घनत्व। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। यानी सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो आती हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर आने से बचाता कौन है? यानी उनकी रक्षा कौन करता है? देखिए बता रहा है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत जो है आपका ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत जो होता है वह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। ठीक है, क्लियर है? तो ओजोन परत है, ओजोन परत से आपकी पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं। ठीक है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है कौन? ओजोन परत। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है डायनमो का आर्मेचर बना होता है किसका? इस्पात का। ये जो डायनमो होता है, डायनमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात का। ठीक, आर्मेचर मतलब होता है कुंडली। ठीक है, आर्मेचर आप लिख लें। डायनमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात का। जो डायनमो होता है उसका आर्मेचर किसका बना होता है? किस चीज़ का? यानी किस धातु का? तो इस्पात का बना होता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन बताया गया है कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पर होगा। ठीक है, कितना होगा? देखिए जो यहाँ पर 100 न्यूटन बताया गया है। अगर किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पर होगा कितना? 100। तो आपने देखा कि यहाँ पृथ्वी पर 600 है और वहाँ पर 100 है। यानी जो पृथ्वी पर जो भार होता है चंद्रमा पर पहुँचने से उसका 1/6 हो जाता है। जैसे 600 था तो 600 का 1/6 हो गया, तभी तो ये 100 बना। ठीक है, तभी तो 100 बना, तो सभी 100 न्यूटन आया। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ बात?
तो 1/6 हो जाता है, यानी जो आपका जो भार है पृथ्वी पर उसका 1/6 बचता है आपका चंद्रमा पर, ठीक है, आपका भार। क्लियर हुई बात। सोना का आपेक्षिक घनत्व होता है, सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो 19.30 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 19.30 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 19.30 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर 19.30 बहुत लोग पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ा जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ। सोना का आपेक्षिक घनत्व 19.30 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यानी 19.30 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। अगला प्रश्न है, ठोस कोण की इकाई क्या होती है। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन होती है। अगर रेडियन की बात करें, जैसे पिछली वीडियो में था, रेडियन किसकी इकाई है, ठीक है, रेडियन किसकी इकाई है, तो कोण की थी। अब इसने पूछ दिया है ठोस कोण की इकाई, तो ठोस कोण की इकाई जो होती है स्टेरेडियन होती है। रेडियन केवल कोण की होती है और स्टेरेडियन ठोस कोण की इकाई होती है। क्लियर हुई बात। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्था सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। कोई भी चीज़ है, मान लेते हैं एक छड़ है इस्पात मतलब स्टील की, ठीक है, एक छड़ है यानी एक छड़ी है, उसको हम एक उसकी सीमा होती है बढ़ाने की। भाई कोई चीज़ है उसकी एक सीमा होती है, जैसे रबड़ ले लो आप, रबड़ अगर बढ़ाते हो बढ़ाते बढ़ेगी, फिर उसके बाद नहीं बढ़ेगी तो टूट ही जाएगी। तो वही है कि इसको बढ़ाया गया, बढ़ाने के बाद उसकी प्रत्यास्था सीमा मतलब उसकी सीमा से ज़्यादा बढ़ाकर ताना जाता है तो वह प्लास्टिक हो जाता है। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्था सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। क्लियर हुई बात। अगला प्रश्न देखो। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0। क्या होता है? 0। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? तो 0 होता है। खोखले गोलक के अंदर आपको पता होना चाहिए विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाता है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, पीला, हरा एवं लाल रंगों से स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। तो किस पे चलाया जाता है? सफ़ेद फिल्टर से होकर गुजारा जाता है। आपका पीला, हरा एवं लाल रंगों से स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है? यहाँ पर संदेश पाता है लिख लीजिए। कौन संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है उससे संकेत कौन प्राप्त करता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित मतलब कार्य करने के लिए या जो भी है संप्रेषित कौन करता है? तो पीयूष ग्रंथि जो है हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से भी पीयूष ग्रंथि को हम लोग जानते हैं। क्लियर हुई बात। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होती है, यानी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी जो होती है, एलपीजी गैस जो घरों में यूज हो रही है, ठीक है। तो एलपीजी जो गैस होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। बहुत लोग लगा देंगे, तो आप लिखेंगे लिक्विफाइड, ठीक है, लिक्विफाइड। क्यों? लिक्विफाइड का मतलब होता है द्रवीभूत। अगर लगाएंगे केवल लिक्विड लिखाएंगे तो उसका मतलब द्रव होता है, ठीक है, द्रव। तो यहाँ द्रवीभूत बोला गया। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होती है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसमें किस चीज़ की प्रधानता होती है? यानी जो एलपीजी होता है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन की प्रधानता होती है। किसकी? ब्यूटेन और प्रोपेन की प्रधानता होती है आपके एलपीजी में, ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 25 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए हैं आज के। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन लोगों की भी तैयारी बेहतर हो पाए। तो दोस्तों धन्यवाद।